हाँ. Okay, so now we will learn something new. And what is that new? जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ऐसी चीजें आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें से सबसे पहला वर्ड है वेरिएबल. व्हाट इज अ वेरिएबल? आपको आपके दिमाग में वेरिएबल का मतलब क्या समझ में आता है? आपको जब मैं वर्ड वेरिएबल यूज करता हूँ, आपके दिमाग में क्या आता है? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ओके, बहुत अच्छा वर्ड है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. वैसे वेरिएबल का ऑपोजिट हम कांस्टेंट बोलते हैं, पर वेरिएबल की डेफिनेशन में ही कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आ सकता है. ओके, नाइस, न्यू डेफिनेशन. हाँ, और सही है वैसे डेफिनेशन, ये कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, और कोई? समथिंग चेंजेबल अकॉर्डिंग टू आवर विश. समथिंग दैट कैन वेरी. अच्छा, नाम में वेरिएबल है, तो जिसके पास वेरी होने की एबिलिटी है वो वेरिएबल है, जो वेरी कर सकता है. तो पाइथन में हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं. किसी ने क्वांटिटी चेंज. हाँ, जो बदल सकता है. यस, बिल्कुल. डेटा इज स्टोर्ड इन दैट, फॉर एग्जांपल. ओके, ग्रेट ग्रेट, दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर. क्वांटिटी जो चेंज होती है, दैट इज आल्सो करेक्ट आंसर. तो वेरिएबल में बेसिकली हमें क्या देखना है? तो समथिंग दैट कैन वेरी. तो पाइथन में हमारे लिए वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब एक बॉक्स. जैसे मॉड्यूल मतलब क्या था पाइथन में? कबर्ड. कबर्ड. वैसे वेरिएबल मतलब एक बॉक्स. एक बॉक्स है जिसके ऊपर आपने एक स्टिकर लगाया हुआ है कि भाई ये बॉक्स का नाम ये है. ये जो स्टिकर है उस पे बॉक्स का नाम होगा, और ये बॉक्स को हम बोलेंगे वेरिएबल. ये बॉक्स जो है उसे हम वेरिएबल. पाइथन बॉक्स में हम क्या करते हैं? चीजें रखते हैं, रियल लाइफ में चीजें रखते हैं. तो पाइथन में अगर हमें कुछ कहीं पे स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल. ओके, पाइथन में कहीं पे भी कुछ भी स्टोर करना है तो हम यूज करते हैं वेरिएबल. और वो एक बॉक्स जैसा है जिसके ऊपर एक नाम होगा बॉक्स पे. वो बॉक्स पे अलग अलग नाम हो सकते हैं. हम कुछ भी चीज क्यों कहीं पे स्टोर करते हैं? रियल लाइफ में अगर एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने कपड़े रखे हैं, दूसरे बॉक्स में चॉकलेट्स रखी है, हम क्यों स्टोर करते हैं? चीजें स्टोर क्यों करते हैं हम? इंफॉर्मेशन के लिए. इन बाद में कहीं पे काम आती है हमें वो इंफॉर्मेशन. तो बेसिकली स्टोर करने का रीजन है टू यूज इट लेटर. सॉरी, जो बोल रहे हैं उनका आवाज कटा, तो कोई डाउट है? ऐसा कुछ सुनाई नहीं देती. ओके, टू यूज नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम, यस. तो उसको दूसरी बार यूज करने के लिए ही हम स्टोर करते हैं. और अब ये जो वेरिएबल है, हमारा बॉक्स है, उस पे हम कुछ नाम भी दे सकते हैं. हमारे हर बॉक्स पे हम नाम रख सकते हैं. इसमें ठंडी के कपड़े हैं, ये बॉक्स का नाम रख सकते हैं कि इसके ऊपर, इसके अंदर चॉकलेट्स है. एक बॉक्स का नाम रख सकते हैं, इसके अंदर मेरे रिकॉर्डिंग का सामान है. अलग अलग बॉक्स, अलग अलग चीज. अब मेरे पास एक बॉक्स है, आप सबको दिख रहा है बॉक्स रियल लाइफ में मेरे पास, मेरे कैमरा में. ये बॉक्स के अंदर कुछ चीजें, और मैंने यहाँ पे एक स्टिकर लगा दिया. ओके, यहाँ पे कुछ स्टिकर है कि ये मेरे रिकॉर्डिंग का सामान वाला बॉक्स, ऐसा कुछ. अब ये बॉक्स अगर मैं खोलता हूँ, और मैं, हो सकता है कि मैं ये बॉक्स में से चीजें निकालूं और कोई और बॉक्स में डाल दूं. ओके, तो इस बॉक्स का नाम बदला क्या इस केस में? कि वही रहा, मैंने चीजें उठा के कहीं और डाल नाम दी. तो वही है. नाम तो वही है. तो हम जनरली एक बॉक्स की चीजें दूसरे बॉक्स में भी रख सकते हैं, वैसे ही पाइथन में भी कर सकते हैं. तो पाइथन में हम ये वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं, ये बॉक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हम जाते हैं हमारी क्लास वर्क की शीट में और यूज करते हैं एक डेफिनेशन, जैसे हम बॉक्स को डिफाइन करते हैं. बहुत सिंपल वे है बॉक्स को डिफाइन करने का. अच्छा, हमारे पास रियल लाइफ में तो स्टोर करने के लिए कपड़े है, ये है, वो है. पाइथन में हमें क्या स्टोर करना होगा किसी चीज में? कोई बॉक्स में हम क्या कोड स्टोर कर सकते हैं. ओके, एक तरीका है कोड स्टोर करने का. और कमांड स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो जो बॉक्स में कमांड स्टोर करते हैं वो बड़ा बॉक्स है, उसे हम कबर्ड बोलते हैं. मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कमांड स्टोर्ड है. पर छोटे बॉक्स में हम ऐसा कुछ सेव कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा, आप सबको दिख रहा है राइट? मैंने क्या लिखा? a = 15 लिखा मैंने. ओके, तो ये मेरे लिए एक बॉक्स है, a नाम का बॉक्स है, और a नाम के बॉक्स में मैंने एक 15 नाम का नंबर डाल दिया. दिस इज हाउ वी डिफाइन वेरिएबल. तो 3 सवालों के जवाब. वाई वेरिएबल, क्योंकि हम बाद में यूज कर पाए उनको. व्हाट इज अ वेरिएबल, लाइक अ बॉक्स. और हाउ वेरिएबल, हाउ डू यू डिफाइन अ वेरिएबल? यू डिफाइन इट वेरी सिंपली. वेरिएबल का नाम इक्वल टू उसमें जो डालना है वो. ऐसे ही हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं. तो a = 15, इसका मतलब क्या है कि a है वो वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू है वो, इक्वल टू नहीं है, कुछ और है, थोड़ी देर में बात करते हैं. और 15 मतलब 15 नाम की चीज बॉक्स ए में डाली. तो व्हाट इज, हाउ डू यू रीड दिस? यू रीड दिस लाइक दिस. a = 15 को हम ऐसे पढ़ते हैं, 15 इज पुट इन a. और अच्छे भाषा में 15 इज स्टोर्ड इन a.
जहां पे a है वो वेरिएबल का नाम है और ये इक्वल टू नहीं है, पाइथन में ये इक्वल टू नहीं है, इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये 15 की वैल्यू को a में असाइन करता है। अच्छा, असाइन करना मतलब क्या, किसी को सौंपना। तो 15 को a पे सौंपता है वो, कि भाई a नाम के बॉक्स में 15 को सौंप दिया मैंने, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये a इक्वल टू 15 नहीं है, हम बहुत क्लियर रहेंगे इस चीज को लेकर। इक्वल टू का मतलब इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसका काम है जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड के बॉक्स में असाइन करना। इसका काम क्या है, जो भी राइट साइड में है, तो टू असाइन डेटा ऑन द आरएचएस इन द बॉक्स एट एलएचएस। जो भी आरएचएस में डेटा है उसको एलएचएस के बॉक्स में स्टोर करना, यही काम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल टू नहीं है, अगेन एक बार बोल रहा हूं, काम आएगा बाद में, क्योंकि इक्वल टू हम गलती कर देते कई बार। ओके, तो एक तो है कि भाई हम नॉर्मल नंबर सेव कर सकते हैं बॉक्स में। दूसरा, बॉक्स का नाम। अच्छा, बॉक्स का नाम क्या क्या हो सकता है, तो ABCD कुछ भी हम बॉक्स के स्टिकर पे नाम रखते हैं, राइट। तो इस बॉक्स पे B नाम रखा है और उस पे मैं स्टोर कर रहा हूँ हेलो या निसर्ग, मेरा नाम। और क्योंकि मेरा नाम मुझे एज इट इज स्टोर करना है, तो मैं उसको इन्वर्टेड कॉमास में रख रहा हूँ। ओके, तो ये B भी स्टोर कर सकता हूँ बॉक्स में, और या फिर मैं बॉक्स में कुछ ऐसा नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ 3.14 जो फ्रैक्शनल नंबर है। तो ये सारी चीजें हम बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। हम समझ गए कैसे बॉक्स में चीजें स्टोर करनी है। तो हाउ टू यूज अ वेरिएबल, वेरिएबल नेम इक्वल टू वॉट एवर यू वांट टू पुट इन द वेरिएबल, बस इतना ही। इतना सिंपल है वेरिएबल को यूज करना। अब वेरिएबल का नाम देने के लिए कुछ रूल्स है पाइथन में, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि एक वेरिएबल का नाम या तो कोई लेटर से चालू होगा या तो कोई अंडरस्कोर से चालू होगा, ये रूल है। मतलब कि लेटर मतलब A to Z या फिर अंडरस्कोर, इसी से चालू होगा। इट कैनॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। इसका मतलब अगर मैं जैसे को ये कोड रन करूंगा, पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा, यहाँ से हम वेरिएबल सीख रहे हैं ना, वेरिएबल में हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं है, वो ड्राइंग वाले, तो हमें वो कबार्ड को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। वो पिप इंस्टॉल करके जो हम कर रहे थे ना, वो उसके बिना ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे, हम बस अलग पाइथन सीख रहे हैं और ये सब ऑलरेडी पाइथन में है, तो उसके लिए नया कबर्ड बुलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने कुछ पिप इंस्टॉल नहीं किया आज। तो ये तो तीनों रन हो गए। पर अगर मैं किसी वेरिएबल का नाम लिखूं टू नंबर, ऐसा नंबर से चालू हो ऐसा नाम लिखूं इक्वल टू 2, तो मुझे पाइथन देगा एरर, सिंटेक्स एरर। क्यों सिंटेक्स एरर? ये सीखने का मौका क्या है, सीखने का मौका है कि वेरिएबल का नाम कोई डिजिट से चालू नहीं हो सकता, तो इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल के नाम में क्या क्या हो सकता है, तो या तो लेटर्स हो सकते हैं, या तो नंबर्स हो सकते हैं, या अंडरस्कोर। हालांकि वो नंबर से चालू नहीं हो सकता, पर आप बीच में कहीं नंबर डाल सकते हो, जैसे नंबर 2 एक बॉक्स का नाम हो सकता है। ओके, वो चलेगा। वो पाइथन को जैसे रन करो, पाइथन बोलेगा ठीक है, बढ़िया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल का नाम लेटर, नंबर्स, अंडरस्कोर उसके नाम में हो सकते हैं, पर स्पेस इज नॉट अलाउड। तो जैसे ही मैं नंबर स्पेस 2 करके कुछ उसमें ऐड करूंगा वो बॉक्स में, ये सारी स्पेस तो वैसे ही जरूरत नहीं है, पर अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि वेरिएबल का नाम है नंबर स्पेस 2, तो वापस पाइथन बोलेगा भैया सिंटेक्स एरर है, मुझे नहीं पता ये आप क्या कर रहे हो। तो स्पेस नॉट अलाउड। एंड वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब कि बॉक्स पे जो स्टिकर लगा है वो केस सेंसिटिव है। इसका मतलब कैपिटल एस वाला सुमित और स्मॉल एस वाला सुमित दो डिफरेंट वेरिएबल्स है। ये सारे डिफरेंट वेरिएबल्स है, पर अलाउड नाम्स है। जैसे फ्रूट नेम सारे स्मॉल में, फ्रूट अंडरस्कोर नेम अलाउड, अंडरस्कोर फ्रूट अंडरस्कोर नेम अलाउड, नॉर्मल फ्रूट पर एन कैपिटल नेम ये भी अलग है, सारे कैपिटल अलग है। ये सारे वेरिएबल के नाम अलग 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 नाम है, और ये सारे पाइथन में अलाउड है। पर अगर बीच में कहीं स्पेस डाल दो तो पाइथन बोलेगा नहीं भाई नहीं मजा आ रहा है। अगर कोई नाम में डिजिट से चालू करवा दो तो पाइथन बोलेगा नहीं भाई ऐसे नहीं होगा। तो ये बेसिक रूल्स है वेरिएबल का नाम रखने के। दिस आर द रूल्स जो हम ध्यान में रखेंगे कभी भी वेरिएबल का नाम देते हुए। इसके अलावा कुछ नॉर्मल टिप्स है, वो रूल्स नहीं है। ये रूल नहीं फॉलो करोगे तो पाइथन एरर देगा, पर कुछ टिप्स है। और टिप्स ये है कि हो सके तो वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखो, जिसका कुछ मतलब बैठता हो। अब आप अगर मैथमेटिक्स में पाई 3.14 का यूज कर रहे हैं, तो वो नंबर जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं उसका नाम भी पाई रखो तो अच्छा है। अब उस वेरिएबल का नाम अगर ए रखोगे और ए में 3.14 स्टोर करोगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, जो दूसरे लोग आपका कोड पढ़ रहे हैं बाद में, कि ए क्या है, ऊपर जा के हर बार देखना पड़ेगा। पर उसके अच्छा पाई रखा है नाम और उसमें 3.14 स्टोर किया है, बेटर। ओके, तो दिस इज द आइडिया ऑफ वेरिएबल। अभी तक यहाँ पे कोई डाउट है तो हम लोग रुकते हैं 1 मिनट 2 मिनट के लिए। कुछ भी डाउट है आपको वेरिएबल्स को लेकर? सर वेरिएबल में कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा ना आपने?
नहीं, हमें कुछ भी कोई कबर्ड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं इसमें, या कोई कबर्ड लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब पाइथन में इनबिल्ट है, तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच। ये ओके, और कोई सवाल? ये हाँ? वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, तो अब ये वेरिएबल तो नहीं रहा ना? मतलब कि जैसे कि 15 को ए में स्टोर कर दिया, तो a इज इक्वल टू 15, अब a वेरिएबल रहा कि कांस्टेंट बन गया मतलब? ओके, अभी ए वेरिएबल बना। ओके, तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि a इक्वल टू 15 है, b इक्वल टू 30 और c इक्वल टू ये है, और मुझे किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करना है, मतलब कि वो बॉक्स के अंदर क्या है वो देखना है, तो मैं प्रिंट a लिखूंगा बिना इन्वर्टेड कॉमा के, बिकॉज वो बॉक्स के अंदर क्या है वो मुझे देखना है, मुझे a प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे a नाम के बॉक्स में क्या है वो देखना है। तो जैसे ही मैं रन करूंगा मुझे बोलेगा भाई a नाम के बॉक्स 15 है। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट लाइन में वापस a इक्वल टू 13 कर देता हूं, तो पाइथन कोड को कैसे पढ़ता है? ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। तो पहले आपने ए नाम के बॉक्स में 15 रखा था, बी नाम के बॉक्स में निसर्ग रखा था, सी नाम के बॉक्स में 3.14 रखा था, और फिर आपने बोला भाई ए नाम के बॉक्स में मैं 15 हटा रहा हूं और 13 डाल रहा हूं। तो अब मैं अगर ए प्रिंट करूंगा ये पूरी प्रोसेस के बाद, तो क्या बचेगा? ए में 13, राइट? समझ में आ रहा है सबको? दिस इज द आइडिया, बेसिक आइडिया ऑफ अ वेरिएबल। एक बहुत अच्छा सवाल था जो चैट जीपीटी सर મને આઈડિયા નથી આવ્યો। हाँ, यस, वन बाय वन, यस। अर्चिल, यू कैन गो अहेड कि सेम आइडिया નથી આવ્યો? હા સર, મને આઈડિયા નતો આવી રહ્યો, કારણ કે શું છે અહીંયા આગળ નેટવર્કનો ઇશ્યુ હતો। ઓકે, એટલે તને શેમાં નથી સમજાણું આમાં? કઈ જગ્યાએ એવું કઈ ખરું કે કોઈ સ્પેસિફિક જગ્યા? બેઝિકલી આ વેરિયેબલના અંદર આપણે આ જે નેમ તમે આપ્યા એ કઈ રીતે આપો એ બેઝિકલી મને આઈડિયા ના આવ્યો। ઓકે, તો થોડી વાર તું પ્રેક્ટિસ કરી લાવી જશે, ડોન્ટ વરી, અને બાકી આપણે ડિસ્કસ કરીએ લેટર ઓફ ધ ક્લાસ। એ નેટવર્ક વાળો ઇશ્યુ આપણે વિલ ડિસ્કસ લેટર, ડોન્ટ વરી। હા હા, ઓકે, यस। नेक्स्ट, આની અંદર કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય? यस, वन क्वेश्चन। हाँ हाँ, डेफिनेटली। આપણે કીધું કે ટોપ થી બોટમ રીડ કરે છે, તો હા। ટોપમાં તો 15 લખેલું છે, તો આનો આન્સર 15 હોવો જોઈએ। ओके, ग्रेट। तो चैट जीपीटी का मैं वही बताने वाला था। चैट जीपीटी के पुराने वर्जन जो 3.5 था, चैट जीपीटी 3.5, अभी तो 4 चल रहा है, पर जो 3.5 था वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। बहुत अच्छा क्विज था वो, और वो उस टाइम पे जवाब नहीं दे पा रहा था, बहुत फेमस हुआ था वो सवाल कि आपके पास एक ग्लास है, वो ग्लास में एक बॉल है, एक छोटा सा बॉल पड़ा है। अब आप क्या करते हो? वो ग्लास को हाथ में ले जाके अपने घर के लिविंग रूम से बेडरूम में जाते हो, फिर वो ग्लास को उल्टा करते हो, फिर वो ग्लास को सीधा कर देते हो, फिर वही ग्लास लेके आप बेडरूम से वापस चल के बाहर स्विमिंग पूल के पास जाते हो, और अब आप वो स्विमिंग पूल के पास से वापस लिविंग रूम में आते हो। लिविंग रूम में आए वापस, तो बॉल कहाँ है? ये सवाल चैट जीपीटी को पूछा जाता था। तो बॉल कहाँ है? वैसे आप सब क्या बोल रहे हैं, बॉल कहाँ है? बेडरूम। बेडरूम में। जब मैंने ग्लास को उल्टा किया तो बॉल गिर गया, राइट? हाँ, तो चैट जीपीटी नहीं समझ पाता था, वो बोलता था लिविंग रूम में, क्योंकि उसको लगता था कि बॉल अभी भी ग्लास में है। वो फिजिक्स नहीं समझ पाता था कि बॉल ग्लास उल्टा करने पे गिर जाता है। तो यहाँ पे भी वैसी ही कुछ परिस्थिति है कि पहले एक बॉक्स में आपने 15 डाला शुरुआत में, तो पाइथन ने डाल दिया 15। अब नेक्स्ट लाइन में आपने दूसरा बॉक्स बनाया, उसमें निसर्ग डाला, पाइथन ने डाल दिया। तीसरी लाइन में एक नया बॉक्स बनाया सी, उसमें 3.14 डाला, पाइथन ने डाल दिया। अब आप वापस पाइथन को बोल रहे हो कि जो बॉक्स में 15 डाला था ए नाम के बॉक्स में, अभी 13 डालो, मतलब 15 निकालना ही पड़ेगा। ए बॉक्स में एक ही चीज के फिट होने की जगह है, तो ऑटोमेटिकली 13 अंदर जाएगा तो 15 निकल जाएगा, और वो जो निकलेगा उसके बाद बॉक्स में ऑफकोर्स 13 ही बचेगा। तो टॉप टू बॉटम में पहले 15 स्टोर हुआ, तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करूंगा प्रिंट ए, वही कमांड है, देखो कमांड वही है प्रिंट ए, पर पहली बार जब मैं प्रिंट ए करूंगा तो क्या आंसर आएगा और दूसरी बार में क्या आंसर आएगा, इसका फर्क आपको समझ में आ रहा है? फर्स्ट में 15, फर्स्ट में 15 आएगा और लास्ट में 13 दूसरे आएगा। में 13। देखो, दो बार प्रिंट हुआ, पहली बार में 15 आया, दूसरी बार में 13 आया, क्योंकि पहले बॉक्स में 15 था। अब आपने वो बॉक्स से निकाल दिया और पाइथन को आप ही ने बोला कि अब 13 डालो, क्योंकि आपने ये लाइन लिखी है, तो अब 13। नेक्स्ट टाइम अपडेट आफ्टर अपडेट। हाँ, नेक्स्ट टाइम आफ्टर अपडेट, यस, क्योंकि हमने उस लाइन के बाद प्रिंट करवाया, इसलिए। तो जब हमने पाइथन को बोल दिया कि अब बॉक्स में 13 डालो, उसके बाद हमने प्रिंट यूज किया, तो अब पाइथन बोल रहे ठीक है मैं 13 डाल दूंगा, आपको 13 बताऊंगा प्रिंट करके। एंड वन मोर, हाँ, अगर पहला जो 15 है वहां पर हमने हाँ। एस चेक कर दिया, तब भी वो 13 ही गिनेगा। हाँ, अगर यहाँ पे हमने ये लाइन को ही कमेंट आउट कर दिया, तो पहली, अब ये कोड में क्या होगा, चलो बताओ। पहली बार में प्रिंट ए क्या बोलेगा? एरर देगा। क्यों एरर देगा? ए करके कुछ है ही नहीं। A is not defined. हाँ, पर इसमें तो आंसर आया, देखो 13 तो आंसर आया। मैंने तो रन किया कोड, 2 बार 13 आया। क्यों आया?
मैं अभी देखूंगा ना, एक बार और Next करूंगा। update ना. हाँ, मतलब हमने ये इसको कमेंट आउट कर दिया तो दोनों बार आंसर 13 आया। अब मैं ये क्यों 13 आया वो समझाने के लिए मैं एक बार ये रन टाइम को डिस्कनेक्ट करता हूँ। सर रन आपने टाइम प्रिंट 2 बार दिया इसलिए 2 बार 13 आया। नहीं, अभी उस पे पहली बार में एरर ही आना चाहिए था, पर 2 बार 13 आया। अब देखो, अब एरर आएगा जैसे ही हम रन करेंगे इसको। हाँ, नेम एरर आया। नेम एरर मतलब नेम ए इज नॉट डिफाइंड, यही लाइन में एरर आया। जो लाइन में एरर आता है वो लाल कलर की हो जाती है, हमें पता है। तो ये लाइन पे एरर आया कि भैया ए इज नॉट डिफाइंड, और नीचे ए है पर वो तो ऊपर से नीचे पड़ता है, तो यहाँ पे एरर आया। अब पहली बार में एरर क्यों नहीं आया था और दूसरी बार में क्यों आया, वो ही मजेदार गेम है। क्या आपको समझना है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर क्या आपको समझना है? Yes sir. समझना है. यस कमेंट्स डालने से पहले रन नहीं किया था इसलिए। एग्जैक्टली तो जब हमने कमेंट डाला उससे पहले हमने ऑलरेडी a इक्वल टू 15 फिर कुछ फिर a इक्वल टू 13 बोल दिया था और रन कर दिया था। तो पाइथन में जो लास्ट वैल्यू स्टोर्ड थी a की, वो थी a इक्वल टू 13, वो स्टोर हो चुकी थी। अब वापस इस सेल को रन करोगे आप, ठीक है, तो भी वो a इक्वल टू 13 स्टोर्ड था वहां पे, इसलिए वो आंसर आया। पर मैंने रन टाइम डिस्कनेक्ट किया। रन टाइम डिस्कनेक्ट जो यहाँ से किया मैंने, उसका मतलब था कि जो भी आपके वेरिएबल स्टोर्ड है या वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज स्टोर्ड है आपकी, उस सब को हटा दो मेमोरी में से, भूल जाओ। ऐसा मैंने पाइथन को बोला, तो पाइथन भूल गया। और फिर इसके ऊपर अगर आप प्रिंट ए करते हो तो पाइथन बोलता है भाई मुझे तो ए मिला ही नहीं अभी तक, मैं क्या प्रिंट करूं क्योंकि ये लाइन तो कमेंटेड है। तो पाइथन देता है नेम एरर। तो रन टाइम डिस्कनेक्ट करने से पूरा प्रॉब्लम हुआ। रन टाइम डिस्कनेक्ट नहीं होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। अब वापस वो 15 13 देगा, और अब वापस मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो वापस क्या देगा, क्योंकि मैंने एक बार रन कर दिया। तो ए की लास्ट वैल्यू क्या स्टोर हुई है पाइथन में? लास्ट वैल्यू ए की जो लास्ट में आउटपुट आया वो 13। तो अब मैं वापस रन करूंगा तो दोनों बार प्रिंट ए में वो क्या प्रिंट करेगा? 13। पर अगर अब मैं यहाँ पे इसको 13 की जगह 14 कर दूं तो क्या प्रिंट करेगा वो? चलो, पहली बार में क्या प्रिंट करेगा वो? 13. पहली बार में 13, पहली बार में वो 13 करेगा। जो ये लाइन है उसमें उसको पूरा नहीं याद है क्योंकि आपने ऊपर उससे पहले डिफाइन ही नहीं किया कुछ। तो अभी वो पहली लाइन में 13 प्रिंट करेगा। फिर वो देखेगा अच्छा चलो नया 14 डालना है वो बॉक्स में, तो डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में वो 14 प्रिंट करेगा। तो देखते हैं, देखो 13 14 आया आउटपुट। क्या हम वेरिएबल्स कैसे बॉक्स में जा रहे हैं समझ पा रहे हैं? यस यस, ओके। कोई और डाउट्स? आई एम हैप्पी कि ऐसे डाउट्स आ रहे सर, हैं। हाँ, મને એકવાર આઈડિયા ફરીથી તમે કહેશો કે આઈડિયા કઈ રીતે એની મેમરી ડિલીટ થઈ ગઈ? આ પ્રિન્ટ એમાં આપણે જે તમે 14 વાળું 13 નું કરાવ્યું હોય. મેમરી ડિલીટ કરવા માટે મેં અહીંયાથી રન ટાઈમ ડિસ્કનેક્ટ કર્યો। અહીંયાથી ડિસ્કનેક્ટ એન્ડ ડિલીટ રન ટાઈમ નો ઓપ્શન છે અહીંયા ત્યાંથી। તો એની મેમરીમાં કંઈ નથી, હવે એ છે જ નહીં એની મેમરીમાં, એટલે જતો રહેશે। તો હવે હું રન કરીશ તો બેસિક આઈડિયા એવો છે કે એ ડિફાઇન કર્યા પહેલા આપણે એને પ્રિન્ટ કરીએ છીએ। તો પાયથન કહેશે ભૈયા તમે એ ડિફાઇન કર્યા પહેલા એને પ્રિન્ટ ન કરી શકો એમ, કારણ કે પાયથન તો ઉપરથી વાંચતો વાંચતો આવે, ઉપરથી વાંચતો વાંચતો આવે તો એને પહેલી લાઈન તો જવા દીધી કારણ કે કમેન્ટેડ હતી, તો એને વાંચવી નથી। બીજી લાઈનમાં એણે કીધું કે બી નામના બોક્સમાં નિસર્ગ નાખો, ત્રીજી લાઈનમાં 3.14 નાખો સી નામના બોક્સમાં, અને પછી કહે છે એને પ્રિન્ટ કરો। પણ એ ક્યાં? એની પાસે તો એની કોઈ યાદ જ નથી। એટલે આપણે દર વખતે જ્યારે આને રન ટાઈમને ડિસ્કનેક્ટ કરીએ ત્યારે આપણે પાયથનના માથામાં દંડો મારીએ છીએ, એટલે એની યાદશક્તિ જતી રહે, બરાબર? તો દેન નેક્સ્ટ ટાઈમ એની પાસે કંઈ યાદ નથી, તો દેન if you run this block then it will show error, name error, કારણ કે એ નામનું કંઈ ડિફાઇન્ડ નથી, so that's why it is name error. હા, અને સર હું એમ કહેતો હતો કે આ જે તમે કન્ટિન્યુઅસલી જે લાઈન સર તમે કોડ રન કરી રહ્યા છો એના માટે હું કઈ રીતે કરું? બીકોઝ મારામાં હું એવી રીતે કરવા જાઉં છું તો મારે સેપરેટ કોડ થઈ જાય છે। એ આપણે વાત થઈ છે ને, જસ્ટ યુ વેટ આફ્ટર ધ સેશન, હું તને કહી શકું, પેલું એન્ટર જ દબાવવાનું છે, બીજું કાંઈ નથી। આના પછી એન્ટર દબાવવાનું છે, આપણે બેસી શકીએ, ડોન્ટ વરી, થઈ જશે। આજે બે વસ્તુમાં છે, તને હું આનું વેરિયેબલનું ઓવરવ્યુ પણ આપી દઈશ અને પેલું પણ કરી દઈશું આપણે, બરાબર? હા, यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नाइस, वी आर हैविंग सो मेनी क्वेश्चन। और कोई सवाल? तो अभी अगर ए इक्वल टू 15 है, सब कुछ रन किया मैंने, तो आंसर आया 15 14। अब मैं अगर ये ए को कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे 20 लिख देता हूँ तो क्या आंसर आएगा? अब आप बताओ क्या आंसर आएगा? जो 2 लाइन में आंसर आएगा वो क्या आएगा? एरर आएगा। ओके, एक आंसर है एरर का, दूसरा एरर 14 20 एरर। ओके, तो एरर का एक ऑप्शन है, एक 14 20 का ऑप्शन है, देखते हैं क्या आता है। आया है 14 20, क्योंकि मैंने उसके माथे पे डंडा नहीं मारा था, तो उसको याद था कि पहले ए का वैल्यू 14 था तो उसने प्रिंट कर दिया 14, फिर 20 हो गया तो उसने दिया 20। दिस इज हाउ इट इज। ओके ग्रेट, सो लेट्स
सी समथिंग एल्स इन पाइथन। तो आज हम पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स की बात करेंगे, आज से लेकर आज और कल 2 दिन। ओके, डेटा टाइप्स इन पाइथन। अच्छा, डेटा टाइप से आपको समझ में आता है ना कि टाइप्स ऑफ डेटा दैट वी डील विथ इन पाइथन, कि कौन कौन से टाइप के डेटा से आप पाइथन में डील करते हो। तो एक तो डेटा का टाइप होता है टेक्स्ट, कि आप टेक्स्ट से डील करते हो पाइथन में। दूसरा क्या होता है जिससे आप डील करते हो पाइथन में, या किसी भी चीज में से इन जनरल? ग्राफ। नंबर्स। अच्छा, वो नंबर्स से ग्राफ बनता है, तो नंबर्स फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वो एक डेटा टाइप है। एक टेक्स्ट एक डेटा टाइप है, नंबर्स एक डेटा टाइप है, और एक डेटा टाइप है जो बहुत फेमस है, वो है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन मतलब क्या? जो कंप्यूटर की सबसे फंडामेंटल भाषा है वो 1 और 0। 1 मतलब चालू है, ऑन है, 0 मतलब कुछ ऑफ है। ये कंप्यूटर की फंडामेंटल भाषा, इसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे हम। ये बुलियन एक डेटा टाइप है पाइथन में। ओके, नंबर्स एक डेटा टाइप है पाइथन में, और नंबर्स में भी 2 तरीके के नंबर्स आते हैं। सर ये बुलियन टेक्स्ट और नंबर दोनों से चलता है? सॉरी, बुलियन है ये नंबर और टेक्स्ट दोनों से चलता है? दोनों से चलता है। यस, बुलियन के बारे में हम बात करेंगे, वो दोनों से चलता है, पर टेक्स्ट में ऑन ऑफ नहीं चलता, उसमें ट्रू और फॉल्स चलता है, दोनों से चलता है वो। हम बात करेंगे उसके बारे में। ओके, नंबर्स में 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं इन जनरल हम देखें तो? एक ऐसे 15 टाइप के नंबर, और एक 16.56 टाइप के या 45 टाइप के नंबर। दोनों में क्या फर्क है? डेसिमल। इंटीजर। एक इंटीजर है, नॉन इंटीजर। हाँ, एक इंटीजर है, और एक में एक पॉइंट है बीच में, जिसे हम फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं, जो पॉइंट इधर से उधर फ्लोट कर सकता है। तो एक डेटा टाइप है इंटीजर नंबर्स, और दूसरा डेटा टाइप है फ्लोटिंग डेटा टाइप, तो उसे फ्लोट बोलते हैं। इसको शॉर्ट में सिर्फ इंट ही बोलते हैं, इंटीजर को। तो एक डेटा टाइप है इंट, एक है फ्लोट। ये दोनों नंबर्स के डेटा टाइप है। फ्लोट में ये सारे पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स। और टेक्स्ट को हम पाइथन में, कोई भी टेक्स्ट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके, टेक्स्ट को हम पाइथन में बोलते हैं स्ट्रिंग। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्ट्रिंग्स फर्स्ट, उसके बाद हम और डेटा टाइप्स पे जाएंगे। पर लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड स्ट्रिंग्स फर्स्ट। ये सारे पाइथन के डेटा टाइप है। बुलियन के बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है पाइथन में। अब क्यों स्ट्रिंग की जरूरत है? क्योंकि हम टेक्स्ट के साथ बहुत काम करते हैं भाई। रियल लाइफ में बहुत सारा चीजें टेक्स्ट पे चलता है, राइट? हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड हमने लिखा था, ये एप्पल लिखा है, ये सब टेक्स्ट है। ओके, या फिर कहीं पे और निसर्ग लिखा है, ये सब टेक्स्ट है। तो हम टेक्स्ट से बहुत डील करते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग की जरूरत है। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट, बस यही उसकी डेफिनेशन है। स्ट्रिंग इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट। तो पाइथन को समझ में आ जाता है कैसे पता कि भाई ये ही स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये फ्रूट नेम भी एक पीस ऑफ टेक्स्ट है, और ये एप्पल भी एक पीस ऑफ टेक्स्ट है। पर पाइथन को कैसे पता कि ये वेरिएबल है और ये स्ट्रिंग है? आपको कैसे, क्या दिख रहा है? ये स्ट्रिंग है। एग्जैक्टली। तो हम पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं? हम डिफाइन करते हैं या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से या सिंगल इन्वर्टेड। स्ट्रिंग इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट, और वो वेरिएबल से कैसे अलग है? या तो हम उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं, या हम उसको सिंगल कोटेशन में डालते हैं। तो या तो सिंगल कोट, डबल कोट, दोनों सेम है। इसका मतलब कि ये जो हेलो मैंने लिखा है 2 अलग अलग तरीके से, सिंगल कोट में और डबल कोट में, पाइथन दोनों को एक ही मानता है। पाइथन के लिए ये अलग अलग नहीं है। पर वेरिएबल में ऐसा कुछ होता कि भाई कैपिटल स्मॉल हो गया ऐसा कुछ, तो वेरिएबल उसको अलग अलग मानता। पर पाइथन के लिए आप सेम, विदाउट चेंजिंग द केस, अपर केस लोअर केस चेंज करे बिना, अगर आप उसको सिंगल कोट में डालो या डबल कोट में डालो, पाइथन के लिए दोनों सेम है। तो हम भी बहुत सारी चीजों में अलग अलग टाइप की स्ट्रिंग्स यूज करते हैं। और अभी तक हमने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को यूज किया था, और जहां भी मैं ऐसा बोल रहा था कि एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, वो सारी हमारे लिए स्ट्रिंग थी। तो क्या क्या जगह पे एग्जांपल्स याद है आपको जहां पे मैंने एज इट इज बोला है और हमने उनको डबल कोट्स में डाला है? क्या क्या है अभी तक जो आपकी याददाश्त में है? कलर सर। यस, नेम ऑफ कलर्स। ग्रेट। तो नेम ऑफ कलर्स एक्चुअल में स्ट्रिंग थे, और मुझे पाइथन को बताना था कि भैया ये स्ट्रिंग है, इसलिए हम उसको कोट्स में डालते थे। या प्रिंट के अंदर ब्रैकेट में वो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसलिए हम पाइथन को बताना था कि भाई ये टेक्स्ट है, हाँ ये टेक्स्ट है, तो वो पाइथन उसके साथ ऐसे डील करेगा, इसलिए हम उसको कोट्स में डालते थे। तो जो भी चीजें हमें फिर वो जब यस यस हमें जब हम लोग जब वो प्रिंट के बाद जब भी हमें सेम टू सेम कॉपी करना था, तब हम लोग स्ट्रिंग्स में डालते थे। यस एग्जैक्टली। तो वो टेक्स्ट है ऐसा पाइथन को बोलना था हमें कि ये भाई टेक्स्ट है, तो स्ट्रिंग में डालते थे। और स्ट्रिंग में सिर्फ इंग्लिश नहीं है, कोई भी लैंग्वेज चल सकती है। तो हिंदी में नमस्ते लिखो, या चाइनीज में ऐसा कुछ लिखो, या चेरोकी लैंग्वेज में ऐसा कुछ लिखो, ये सब स्ट्रिंग ही है। और वो उसको बस डबल कोट या सिंगल कोट में डालो, पाइथन समझेगा ये टेक्स्ट है।
उसको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर टेक्स्ट के अंदर नमस्ते लिखा है कि हेलो लिखा है कि चेरियोके में लिखा है या फिर हाँ या फिर ऐसा लिखा है। ओके, पाइथन को फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या लिखा है। पाइथन के लिए जैसे इन्वर्टेड कॉमा चालू हुआ, अंदर कुछ टेक्स्ट है, उसको वो एज इट इज ही रखेगा, उसको हिलाएगा नहीं। पाइथन के लिए बस इतना सा है। क्या हम समझ पा रहे हैं? यस यस। तो अब ये सिर्फ स्ट्रिंग एक डेटा का टाइप है और हमने थोड़ी देर पहले बोला कि हमें डेटा को कहीं पे स्टोर करना है, कोई भी टाइप के डेटा को कहीं पे स्टोर करना है तो हम किसका यूज करते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल, बॉक्स का यूज करते हैं, राइट। तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए भी हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पे हमने किया है ऑलरेडी, स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज। ये है स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज। क्या करना पड़ेगा हमें? हमें वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम है सपोज नेम। नेम ही वेरिएबल का नाम है। ओके, में वापस आ, हाँ, नेम ही वेरिएबल का नाम है और नेम इक्वल्स टू निसर्ग। ये हो गया, ये निसर्ग नाम का स्ट्रिंग नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर, बिकॉज बीच में आपने क्या यूज किया है, क्या बोलते हैं पाइथन में? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, हम उसको इक्वल टू नहीं बोलते, राइट। तो ये वेरिएबल एंड स्ट्रिंग की गेम है। आर यू ऑल ऑन द सेम पेज? यस यस यस। ओके, तो स्टोरिंग स्ट्रिंग्स इन वेरिएबल्स ऐसे काम करता है। अभी आपके जो भी सवाल है स्ट्रिंग को लेकर, वो एक बार आ जाते हैं तो मजा आ जाता है। मुझे कुछ पता नहीं चला, लाइक टेक्स्ट को कैसे कैसे? कि आप बोले कि इसमें हमने जो नमस्ते और केम छो એ બધું લખ્યું, हाँ તો હવે શું કરશે એમાં? આપણે ઓકે, રન હવે કરીશું તો હા એની પ્રોસેસ હા ઓકે, સો રન કરશું તો શું થશે? આમાં કંઈ નહીં થાય, કારણ કે આ ખાલી ટેક્સ્ટના પીસીસ જ છે. આને હું રન કરું છું તારી સામે, એટલે બસ એ હેલો લખશે ખાલી. એ તો એને આમાં નમસ્તે લખશે કે કેમ છો લખશે. હા, છેલ્લું જેવો એ ખાલી લખશે આમાં. આ અત્યારે કંઈ નહીં થાય, પણ આ એક ડેટાનો ટાઈપ છે, એટલું ખાલી અત્યારે મગજમાં રાખીએ. આપણે એનાથી કંઈક કરશું હવે. અત્યારે ખાલી એટલું જ જાણવાનું હતું કે આ એક ટેક્સ્ટ છે ને, કોઈ પણ ટેક્સ્ટની જેમ રાખવો હોય તો યુ જસ્ટ પુટ ઇટ इन कोट्स, बस આટલું જ જોવાનું હતું. गुड क्वेश्चन. हाँ सर मुझे एक डाउट है। हाँ, मतलब हम स्ट्रिंग एक टेक्स्ट, मतलब ये हमने इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो टेक्स्ट लिखा है उसको स्ट्रिंग बोलेंगे या इन्वर्टेड कॉमा के साथ जो चीज है उसको स्ट्रिंग बोलेंगे? ओके, ग्रेट क्वेश्चन. तो हम इस पूरे को स्ट्रिंग बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के साथ जो है उसको. स्ट्रिंग के अंदर का कंटेंट सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला है, पर पूरी चीज है स्ट्रिंग विथ इन्वर्टेड. यस, गुड क्वेश्चन. और कोई सवाल? यस, नो क्वेश्चंस. स्ट्रिंग न्यूमेरिक इन पाइथन, मतलब એમાં ન્યુમેરિક એડ કરી શકી? એટલે સ્ટ્રિંગ ની અંદર ન્યુમેરિક એડ કરી શકો. ओके ओके, लेट्स ट्राई. सो हमने 25/3 ऐसे लिखा था, राइट? 25/5 स्ट्रिंग में लिखा था और उसको हम अगर प्रिंट करना चाहे तो पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं. पाइथन को एक बार हमने जो स्ट्रिंग चालू कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा से, उसके बाद उसके लिए तो ये जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा चालू हुआ उसके लिए स्ट्रिंग है, तो वो उसको टेक्स्ट की तरह ही ट्रीट करके जो देगा हमें वापस. तो हम डाल सकते हैं यस. शॉर्ट आंसर यस, नंबर्स डाल सकते. ओके, और sir, क्या? why it is only taking the last one? Why it is not taking all the? Why it is हाँ. not printing all the things? बिकॉज हमने किसी के आगे प्रिंट नहीं लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता तो वो करता. अब ये सवाल नेक्स्ट लेवल हम पूछ सकते हैं कि तो फिर तो हमने तो पहले किसी के आगे प्रिंट नहीं लिखा था, तो भी वो लास्ट वाला प्रिंट कर रहा था. और अगर मैं 2 पे प्रिंट लिखूंगा तो 2 प्रिंट करेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर नॉर्मली ये जुपिटर नोटबुक, ये जो गूगल कोलैब जो फॉर्मेट में काम कर रहा है वो जुपिटर नोटबुक फॉर्मेट है. उसमें आप कुछ भी नहीं करते तो भी लास्ट लाइन वो अपने आप एग्जीक्यूट करके आपको दे देता है. ऐसा उसका फॉर्मेट ही ऐसा है, तो इसलिए वो सिर्फ लास्ट लाइन ही दे रहा था. आप प्रिंट लिखो कि ना लिखो, यहाँ पे मैं अगर प्रिंट हटा भी दूं तो भी वो 25/5 तो प्रिंट करेगा ही. Yes, तो लास्ट लाइन तो करता ही है. correct. ये जुपिटर नोटबुक का फॉर्मेट ऐसा है. पर हमें प्रिंट लिखने की आदत डालनी चाहिए, बिकॉज रियल पाइथन में हम जब काम करते हैं पाइथन सॉफ्टवेयर में, तब वो जुपिटर नोटबुक में मोस्टली नहीं करते. तो प्रिंट लिखने की आदत, जो भी प्रिंट करवाना है उसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रेट. ओके, तो अभी तक हमने क्या किया? तो हमने प्रिंट किया है 25/5. क्या आंसर आएगा इसका? 5.0. यस. दूसरी लाइन का क्या आंसर आएगा? 25/5. हाँ, पर हमें बनना है आलसी जीवन में. तो अगर मुझे दोनों प्रिंट करने हैं, 5.0 उसके बाजू में 25/5, तो मैं एक साथ कैसे प्रिंट करूं? तो मुझे ऐसी फंक्शनैलिटी होती है प्रिंट में कि आप एक आर्ग्यूमेंट की जगह, जो कि मतलब फॉरवर्ड कमांड में कितनी आर्ग्यूमेंट होती है? फॉरवर्ड कमांड में कितनी आर्ग्यूमेंट? मल्टीपल. फॉरवर्ड में
फॉरवर्ड एक एक ही होता एक है। ही होती है। गो टू में कितनी होती है? 2 दो होती है। तो प्रिंट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ओके। और वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हो सकती है? तो पहले आप 25/5 लिखो, दूसरी आर्ग्यूमेंट है उसको इन्वर्टेड कॉमा में 25/5 लिखो, और अब जब आप रन करोगे इसको तो वो 3 आंसर देगा आपको। पहली लाइन का आंसर 25/5 का 5.0, दूसरा आंसर 25/5 और तीसरा आंसर बाजू बाजू में 5.0, फिर स्पेस, फिर 25/5। तो कॉमा जहां भी आप डालो, जिससे भी आप वैल्यू को सेपरेट करो, वो प्रिंट समझता है, वहां पे अपने आप स्पेस दे देता है वो, ओके। तो हम स्ट्रिंग्स और नंबर्स को तो एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, पर अगर मुझे वेरिएबल को भी इसके साथ प्रिंट करना है, जैसे कि a इक्वल्स टू माई नेम, सपोज निसर्ग, ओके। मुझे कुछ ऐसी लाइन प्रिंट करवानी है कि माई नेम इज फिर जो भी नाम नेम में स्टोर किया हुआ है, ओके। मैं एक वेरिएबल बनाता हूं नेम नाम का, जिसमें मेरा नाम स्टोर किया हुआ है, और अब मैं बोलूंगा माई नेम इज, ये सब एक्स्ट्रा चीजें मैं हटा देता हूँ। नेम नाम के वेरिएबल में मैंने निसर्ग स्टोर किया है, और मैं ऐसा दिखवाना चाहता हूँ कि माई नेम इज, उसके बाद जो भी नेम में स्टोर है वो लिख दो, ओके। तो उसके लिए भी मैं कॉमा से उनको सेपरेट कर सकता हूँ। तो मैं स्ट्रिंग्स और नंबर्स को भी कॉमा से सेपरेट कर सकता था, वैसे स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को भी कॉमा से सेपरेट कर सकता हूँ प्रिंट के अंदर। और अब मैं अगर रन करूंगा इसको तो आंसर आएगा माई नेम इज निसर्ग, क्योंकि वो जहां भी नेम है वो देखेगा कि अच्छा नेम के आगे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, मतलब ये वेरिएबल होगा। अब ये वेरिएबल है तो मैं जाऊंगा वो बॉक्स पे जिसपे स्टिकर नेम नाम का स्टिकर लगा है बाहर। अब बॉक्स के अंदर क्या है? बॉक्स के अंदर है निसर्ग, तो ले आओ भाई निसर्ग यहाँ पे और छाप दो, तो इट विल प्रिंट निसर्ग। पर अभी मुझे इसमें एक बात बुरी लग रही है, मैं थोड़ा ग्रामर का स्टूडेंट हूं, तो माई नेम इज निसर्ग सेंटेंस में एक बात बुरी लग रही, वो क्या है? आप में से किसी को लग रही है? फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप नहीं है, राइट। तो मैं बीच में नेम लिखूंगा और बाद में मुझे अगर फुल स्टॉप लिखना है तो वापस वो फुल स्टॉप तो एज इट इज रहेगा, राइट। तो मैं वापस उसको स्ट्रिंग में डालूंगा, ऐसा वापस स्ट्रिंग में डालूंगा। और अब मैं रन करूंगा तो माई नेम इज निसर्ग, पर क्योंकि यहाँ बीच में कॉमा है तो निसर्ग और फुल स्टॉप के बीच में भी स्पेस आ गया। अब इसको कैसे हटाना है थोड़ी देर बाद हम कभी देखेंगे, प्रिंट का थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के वगैरह। पर जनरली ऐसे हम लिख सकते हैं प्रिंट में नंबर्स, वेरिएबल्स और स्ट्रिंग सबको एक साथ। अच्छा, मुझे इसमें नंबर भी ऐड करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माई नेम इज निसर्ग, फिर मैं और ऐड करता हूँ माई एज इज, अब मुझे एक नंबर लिखना है, ओके। और मुझे नंबर ऐसे ही लिखना है 28, तो भी मैं लिख सकता हूँ, मुझे पाइथन मना नहीं बोलेगा। 28 अंदर लिखते तो भी चलता, बाहर लिखते तो भी चलता। अब मैं स्ट्रिंग और नंबर्स को कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ और ये है मेरा सेंटेंस, माई नेम इज निसर्ग, माई एज इज 28। अब 28 अंदर लिखता तो भी चलता क्योंकि उसके साथ मुझे कुछ मैथमेटिक्स नहीं करना है। पर अगर मुझे यहाँ मैथमेटिक्स करना है 25 + 3, माई एज इज 25 + 3, तो भी वो आंसर हमने प्रिंट में करवाया है, राइट। 25/5 करवाया है, वैसे 25 + 3 भी प्रिंट करके देगा और 28 आंसर देगा। पर अगर मैं अंदर 25 + 3 लिखूं तो क्या आंसर आएगा? बाहर ना लिख के As it is. एज इट इज, तो इसका मतलब माई एज इज 25 + 3 ही आएगा। तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है इसमें 25 + 3। तो ये बेसिकली एक साथ अगर आपको स्ट्रिंग, वेरिएबल, नंबर प्रिंट करने हैं तो आप उनको किससे सेपरेट करते हो? व्हाट इज द थंब रूल? यू सेपरेट देम विद, किससे सेपरेट? कॉमा। वी सेपरेट देम विद अ कॉमा, ओके। ये बेसिक आइडिया है प्रिंट का। अभी तक किसी को कोई डाउट? तो मैं रुकता हूँ। सर हाँ हमने प्रिंट लिखा, फिर हाँ। हमने ब्रैकेट्स में नंबर्स तो ऐसे लिख देते हैं तो वो प्रिंट कर देता है, हाँ। लेकिन अगर जो हमने लेटर्स लिखे तो वो फिर वेरिएबल ढूंढने जाएगा। अगर लेटर्स लिखे और उसको इन्वर्टेड कॉमा के बिना लिखा तो हाँ। वो देखेगा कि उधर वेरिएबल नाम का डिफाइंड है कि नहीं। अगर वो नाम का वेरिएबल डिफाइंड नहीं है, मान लो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ name 1 ऐसा, और उस नाम का वेरिएबल डिफाइंड ही नहीं है, और अब मैं रन करूंगा तो पाइथन क्या बोलेगा? Variable not defined. एरर देगा, नेम एरर एरर देगा कि वेरिएबल नहीं है भैया ऐसा कोई नाम का, तो हम हटा सकते हैं उसको और अब रन कर। अच्छा, बाय द वे थोड़ी देर पहले हमने जो सीखा उसको वापस एक बार जस्ट चेक करना कितने को समझ में आया कि अगर मैं इसको अभी कमेंट आउट कर दूं ये वेरिएबल को तो अब क्या होगा? तो क्या आंसर आएगा? नेम निसर को मैंने कमेंट आउट कर दिया अभी इसी मोमेंट में, ओके। कितने लोग कह रहे हैं एरर आएगा? माय नेम इज माय एज इज। हाँ सर एज इट इज आएगा क्योंकि आपने डिलीट नहीं किया। ओके, रन टाइम डिलीट। ओके सूर्यकांत जी, आप बोल रहे थे माय नेम इज, फिर सिर्फ माय एज इज इतना ही आएगा, नेम में कुछ आएगा ही नहीं, ओके। पर
आंसर इज कि क्योंकि हमने रन टाइम डिलीट नहीं किया तो पाइथन को अभी भी याद है कि नेम नाम के बॉक्स में निसर्ग पड़ा हुआ है, तो हम रन करेंगे तो फिर भी निसर्ग आएगा। ये बस रिकैप था हमने जो अभी थोड़ी देर पहले। पाइथन के सर पे डंडा ना मारे तब तक निसर्ग आएगा, डंडा मारे फिर नहीं आएगा। ओके, यस, सो दिस इज द होल आइडिया अबाउट प्रिंटिंग, कि हम प्रिंट को और कैसे अच्छे से यूज करते हैं। अभी और भी अच्छे से यूज करना सीखेंगे हम टाइम टू टाइम, कि कैसे ये स्पेस को हटाया जाए, कैसे यहाँ पे कुछ और अच्छा किया जाए, करेंगे धीरे धीरे, डोंट वरी। अब जस्ट वन, यस यस, सो बेसिकली हमें करना ये है कि वेरिएबल्स को डिफाइन करना है और लास्ट में प्रिंट कमांड देके जो भी हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं उसको एज इट इज, चाहे वो नंबर्स हैं, टेक्स्ट हैं, उसको एज इट इज लिखना है। ये ऑपरेशन इज दिस। हाँ, अभी हम एक बेसिक प्रिंट कमांड के साथ ये कैसे होता है वो सीख रहे हैं। हमें करना क्या है, ओके, व्हाट इज द बिगर पिक्चर। जैसे विराली ने भी पूछा कि हम ये क्या करना चाहते हैं, मतलब ये सब करके क्या फायदा। ये बहुत सही सवाल है। हम करना चाहते हैं ये कि हम बनाना चाहते हैं एक फॉर्म, जैसे गूगल फॉर्म होता है, जो क्या करेगा, जो आपसे कुछ इनपुट्स लेगा और उसके बाद वो कुछ आउटपुट देगा। ये हमारा एंड गोल है। अभी थोड़ी देर में, हम आज शायद ना बना पाए, पर हमें बनाना है फॉर्म। तो ये फॉर्म के लिए हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब उसके लिए की प्रिपरेशन है कि गूगल फॉर्म जैसा अगर मुझे पाइथन में फॉर्म बनाना है तो वो कैसे बनेगा, कि वो मेरा नाम पूछे, मेरा ये पूछे, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो यही गेम। यस, तो एग्जैक्टली बड़ा पिक्चर फॉर्म बनाने का है। अब मैं आपको इसलिए ये अभी तक नहीं बता रहा था क्योंकि वो हमें, मतलब ऑफ कोर्स उसको ध्यान में रख के चलना है, तो मैंने नहीं बताया, वो गलत किया। मुझे बता देना चाहिए था कि हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। उसमें ये सब काम आएंगे, टूल्स है छोटे छोटे। और क्या क्या सवाल? ओके, तो अब हम एक छोटा सा कमांड आज सीखते हैं, शायद कल उसका रिवीजन भी करना पड़े। कमांड का नाम है इनपुट कमांड। बेसिक सवाल मैं पूछता हूँ आपको, इनपुट कमांड के बारे में अभी कुछ नहीं जानना है हमें। सवाल ये है कि आप एक नए इंसान से कैसे बात करते हैं। कोई भी नया इंसान है तो कैसे बात करते हैं। तो मैं तो ऐसे बात करता हूँ, मैंने स्टेप में तोड़ के रखा है कि पहला स्टेप होता है कि मैं उनका नाम पूछता। आर यू ऑल ऑन द सेम पेज? हम फॉर्म बनाना चाहते हैं, राइट? तो फॉर्म बनाना है तो नया इंसान ही फॉर्म भरेगा, तो मैं तो पहले उनका नाम पूछता हूँ। तो उनका नाम पूछने के लिए फॉर्म में, जैसे ही वो फॉर्म खोले तो सामने उनको पूछना, उनको एक सवाल दिखना चाहिए। सवाल क्या होना चाहिए? व्हाट इज योर नेम, राइट? पर उनको वो सवाल दिखेगा कैसे? पाइथन में हम कुछ चीज दिखाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? प्रिंट कमांड यूज करते हैं। तो हम प्रिंट में ये डाल देंगे व्हाट इज योर नेम, और जैसे ही हम ये फॉर्म लोड करेंगे तो उनको पूछा जाएगा भैया आपका नाम क्या है और बहन आपका नाम क्या है। ओके, सो व्हाट इज योर नेम प्रिंट करते हैं, मतलब हम बोलते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है? तो मैं उनका जवाब शांति से सुनता हूं। मैं तब तक कुछ नहीं करता हूं जब तक वो जवाब नहीं देते हैं। एक बार उनका जवाब सुनता हूं और फिर अपने दिमाग में एक बॉक्स बनाता हूं और वो बॉक्स में उनका नाम डाल देता हूं। यही हम सब करते हैं, राइट? कि मैं उनका जवाब सुनूंगा और फिर मेरे दिमाग में एक बॉक्स बना के वो बॉक्स में उन्होंने जो भी जवाब दिया उसे डाल दूंगा। तो उनका जवाब सुनने के लिए पाइथन में, मतलब बेसिकली मैं उनसे इनपुट ले रहा हूं। तो पाइथन में एक कमांड है इनपुट। ये इनपुट कमांड क्या करता है कि ये इनपुट कमांड बोलता है जैसे इनपुट कमांड आएगा आपका कर्सर रुक जाएगा सामने वाले के जवाब के लिए, और फिर सामने वाला जवाब लिखेगा, तब तक आपका कर्सर रुका हुआ रहेगा। पर यही सिर्फ स्टेप नहीं है, मतलब इतना पार्ट अगर मैं लोड करूंगा तो वो ऐसा पहला लाइन लोड किया उसने, व्हाट इज योर नेम, फिर वो इनपुट के लिए रुका। देखो यहाँ पे उसने मुझे पूछा, ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो मैं यहाँ पे निसर्ग लिखूंगा और तब जाके ये कोड खत्म होगा। निसर्ग लिख के एंटर दबाऊंगा तो ये कोड खत्म होगा। ओके, ये कोड क्यों खत्म हो गया भैया, क्यों आगे कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उनका नाम तो पूछा, पर नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, सेकंड स्टेप, मैं उनका नाम सिर्फ पूछ के मैं कान बॉक्स में डालता हूँ। बॉक्स में डालता हूँ। मैं सिर्फ पूछ के कान बंद नहीं कर देता, राइट? कि आपका नाम क्या है और मैं कान बंद कर दिया, ऐसे तो नहीं चलता है। तो मैं पूछ के बॉक्स में नाम डालता हूँ ताकि मुझे याद रहे। और पाइथन में बॉक्स क्या है? वेरिएबल। तो मैं एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि जो भी इनपुट के बाद आंसर आएगा उसको आप एक नेम नाम के बॉक्स में डालो, और फिर हम उनको बोलते हैं कि हेलो, जो भी उनका नाम है, ओके, नेम, हाउ आर यू, हम उनको यही पूछते हैं, राइट? ऐसे ही काम करते हैं। पर क्योंकि हम उनको पूछ रहे हैं, हम उनको आउटपुट दे रहे हैं, तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? प्रिंट, क्योंकि हम उनको कुछ पूछ रहे हैं, राइट? कि हेलो हाउ आर यू, तो हमें वो प्रिंट करवाना है बाहर की स्क्रीन में। तो ये बेसिक, ये एक फॉर्म हो गया, फॉर्म का पहला सेटअप। पहले आपने नाम पूछा, फिर
पाइथन इनपुट लेगा वो नाम का, और वो नाम का इनपुट स्टोर करेगा एक वेरिएबल में जहां पे नाम है नेम, और फिर हम प्रिंट करेंगे कि हेलो ये नेम, हाउ आर यू। लेट्स चेक ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो पहले तो पहली लाइन रन हुई, व्हाट इज योर नेम, फिर दूसरी लाइन के लिए आपका आंसर के लिए वेट कर रहा है वो। तो चलो अगर मैं बोलूं मेरा नाम है वाली बेन, ओके, अगर मेरा नाम है वाली बेन और मैं जैसे ही एंटर दबाता हूं तो पाइथन क्या करेगा, ये वाली बेन को कहाँ स्टोर करेगा, नेम नाम के बॉक्स में स्टोर करेगा, और फिर वो जाएगा थर्ड लाइन पे, और थर्ड लाइन में लिखा है प्रिंट हेलो, फिर नेम की जगह वो क्या बोलेगा कि नेम बिना इन्वर्टेड कॉमा का है, मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब मुझे देखना पड़ेगा वो बॉक्स में क्या है, बॉक्स में क्या है, हमने क्या डाला, वाली बेन डाला। तो हम जैसे ही एंटर दबाते हैं तो वो पूछता है हेलो वाली बेन हाउ आर यू। ये है फॉर्म का पहला स्ट्रक्चर। हम जब एआई एजेंट बना, जैसे चैट जीपीटी, वो आपको बोला हेलो जो भी आपका नाम है हाउ आर यू, वो क्या करता है बैकग्राउंड में, वो यही करता है कि वो इनपुट लेता है पहले आपसे कि भाई आपका नाम जो भी है, फिर वो नाम को बॉक्स में स्टोर करके ये काम करता है। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये सिंपल कॉमन सिंपल प्रोग्रामिंग है, ओके, यही काम से। अब मैं वापस इस कोड को रन करूंगा तो वापस वो नाम पूछेगा, इस बार मैं नाम में अगर डालूं दीर्घा, ओके, तो वो अब दीर्घा के नाम से बोलेगा हेलो दीर्घा हाउ आर यू। जो भी नाम हर बार डालते जाएंगे, ये पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग बन गया। तो आपके प्रोग्राम से जो भी इंटरेक्ट करेगा उसको ही वो जवाब मिलेगा, ऐसा है। दिस इज दी होल आइडिया। क्या हमें समझ में आया मैंने क्या किया, 3 स्टेप का सिंपल प्रोसेस? यस। अब इसमें क्या क्या डाउट है, चलिए आई एम ओपन फॉर डाउट। यस, पहला डाउट है ओके बूलियन, मुझे बहुत सारे सवाल है यहाँ पे। ओके, डेटा इज स्टोर्ड, दिस इज टू चेंज और पुट थिंग्स, मुझे हाँ इंटीजर्स, इजंट बूलियन ट्रू और फॉल्स? यस, बूलियन इज ट्रू और फॉल्स। रुद्र ने निसर्ग लिखा है ओके, एम आई सपोज टू से हेलो बैक? यस दीर्घा यू शुड, बिकॉज कल की दुनिया में क्या पता ये प्रोग्राम्स हम सब इंसानों को टेक ओवर कर ले और उनको आज का बुरा लगा हो कि दीर्घा ने मुझे हेलो बैक नहीं कहा था और वो पहले तुम्हें पकड़े, तो वी डोंट नो। यस, सो यस, इसमें क्या डाउट है? चलो व्हाटएवर द डाउट्स, या आपको कुछ बात करनी है इसके ऊपर? તો ભાઈ તો આમ આપણે પહેલા જે ક્વેશ્ચન લખેલું છે તમે કે વી આસ્ક ફોર ધેર નેમ, તો એ પહેલા એને લખવું પડશે ને આપણે? એમાં આ લખ્યું ને આપણે વોટ ઇઝ યોર નેમ એવું પૂછ્યું ને એમને? અચ્છા, તો જે ગ્રીન કલર થી જે લખેલું આવે છે એ આપણે ના લખીએ તો બી ચાલે કે? હા, એ તો કમેન્ટ્સ જ છે, એટલે એ તો મેં ખાલી એને સ્ટેપ વાઇઝ અલગ પાડવા લખી છે, આ તો નથી જ લખવાનું, આની કઈ જરૂર નથી। આ બધી કમેન્ટ્સ ને પાયથન આમ પણ નહીં વાંચે, આ તો મારે તમને કેવું હતું કે આવી રીતની સ્ટેપમાં પ્રોસેસ થતી હોય। હવે એવું પણ થાય, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोसेस को हम थोड़ा, अच्छा चलो एक सीखने का मौका देखते हैं, इसके बाद फिर मैं बताता हूँ क्या और हो सकता है। तो एक सीखने का मौका बहुत सिंपल है, ये एक कोड है, इसमें क्या प्रॉब्लम है चलो बताओ। प्रिंट में मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, फिर मैंने इनपुट लिया, फिर मैंने बोला प्रिंट हैव अ नाइस डे, नेम ऑफ द पर्सन, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हैव अ नाइस डे जो भी नाम आप दोगे वो आना चाहिए और एक्सक्लेमेशन मार्क आनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? इनपुट के आगे नेम डिफाइन नहीं किया, इनपुट के आगे हमने नेम डिफाइन नहीं किया है। ओके, उससे क्या होता है वो नेम डिफाइन करने से? वो हमसे पूछेगा कि हमारा नेम क्या है, उसको वो पाइथन उसको रीड करता है तो उसका आइडिया रहता है कि हमसे पूछना भी है। ओके, पर अगर मैं यहाँ पे नाम नेम की जगह पे बदल के कुछ ऐसा कर दूं, क्या नाम हो सकता है, कुछ और नाम, जजमम ऐसा कुछ कर दूं और यहाँ पे मैं जजमम कर दूं, फिर भी वो नाम ही पूछेगा कि वो जजमम पूछेगा। ये जजमम क्या है? वेरिएबल। ये वेरिएबल का नाम है, राइट? तो ये यहाँ पे मैं कुछ भी रखूं ऐसा जरूरी नहीं, यहाँ पे रखने की वजह से यहाँ पे मैंने नाम नेम रखा है, इसकी वजह से वो नाम नहीं पूछ रहा है, वो नाम पूछ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट में व्हाट इज योर नेम पूछा है। ओके, तो ये पहली मिसकंसेप्शन है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखा है मैंने, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कोड Here variable is not defined. हियर वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। वेरिएबल कौन सा है? Name of person. नेम ऑफ द पर्सन, जो कि डिफाइंड नहीं है, राइट? नेम ऑफ पर्सन। तो अगर मुझे इस कोड को सही करना है, जैसे मैं रन करूंगा इसको, तो ये मुझे नाम पूछेगा, बेचारा सही से पूछेगा, मैं नाम भी लिखूंगा निसर्ग, पर वो जैसे ही नाम लिखूंगा वो बोलेगा भैया नाम की एरर है क्योंकि नेम ऑफ द पर्सन नाम का वेरिएबल तो आपने कभी डिफाइन ही नहीं किया। तो अगर मुझे ये कोड को सही करना है तो मुझे यहाँ पे ये जो इनपुट के बाद जो भी आंसर आता है उसको मुझे एक नेम ऑफ द पर्सन नाम के बॉक्स में सेव करना पड़ेगा, इक्वल्स टू, उसको असाइन करना पड़ेगा नेम ऑफ द पर्सन में, तभी जाके ये कोड काम करेगा। अभी वो सेम कोड है। ओके, तो अभी ये सेम कोड में हम किसका नाम ले, हम नाम लेते हैं सूर्यकांत भाई का। ओके, सो हैव अ नाइस डे सूर्यकांत भाई, दिस कोड वर्क्स।
पर अगर मैं ये नाम मतलब बेसिकली ये सच में रियल लाइफ में ऐसा ही है कि मैंने आपका नाम पूछा और फिर मैंने कान से हेडफोन निकाल लिए तो मुझे सुना ही नहीं दिया, तो मैं कहाँ स्टोर करूंगा उसको? तो नाम कहीं पे इनपुट के बाद उसको कहीं स्टोर करना बहुत जरूरी है, ये पहली चीज है। और दूसरा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब आलसी बने, तो हम ये 2 लाइन क्यों लिखे? रियल लाइफ में हम ये दोनों काम एक साथ करते हैं। जब मैं पूछता हूँ आपका नाम क्या है, उसी मोमेंट पे मेरे अंदर वो बॉक्स भी बन जाता है और उसी मोमेंट पे मैं इनपुट लेने के लिए रेडी भी रहता हूँ। तो ये दोनों लाइन एक साथ हो सकती है पाइथन में, पहली दोनों लाइन, ओके? क्योंकि रियल लाइफ में हम वो दोनों काम एक साथ करते हो। दोनों लाइन एक साथ करने का कोड क्या है? अगेन कोड सेम है, नेम ऑफ द पर्सन, क्योंकि उसको स्टोर तो करना ही है कहीं पे, इक्वल्स टू, अब ये प्रिंट हटा सकते हैं हम और डायरेक्टली जो लिखा है उसको इनपुट के ब्रैकेट में ही डाल सकते हैं, मतलब कि इनपुट व्हाट इज योर नेम, ओके? अगर ऐसा करेंगे तो भी वो वेट करेगा हमारे आंसर के लिए, एक साथ 2 लाइन की एक लाइन और वही काम जो पहले हो रहा था। तो एज आई रन दिस कोड वो डायरेक्टली पूछेगा व्हाट इज योर नेम के बाद ही स्पेस आ जाएगी, पहले वो नीचे की लाइन में आती थी क्योंकि वो कोड अलग अलग लाइन में थे, अभी एक ही लाइन में कोड है, बाजू में वो वेट कर रहा है कि भाई आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम है निसर्ग, तो ठीक है कोड हो गया क्योंकि आपने आगे कुछ बोला नहीं उसको करने के लिए, नेम ऑफ द पर्सन, तो कोड हो गया। तो एक ही लाइन में भी ये सारा काम कर सकते हैं क्योंकि हम सबको आलसी बनना है, जो अच्छे ज्यादा आलसी वो अच्छे बेसिकली। क्या हम सब यहाँ तक सेम पेज पे है? अब आगे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आज यहाँ तक जो भी डाउट है वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर होमवर्क के। यस, वन क्वेश्चन। हाँ, नेम ऑफ पर्सन में अपने सॉरी मुझे इसका नाम याद, अंडरस्कोर, यस, अंडरस्कोर जो किया है ये करना कंपलसरी? नहीं। अच्छा, वेरिएबल का नाम हम बहुत तरीके से लिखते हैं, देखो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करता हूँ, जहाँ वेरिएबल का नाम था वहीं पे टेक्स्ट ऐड कर, वो याद रहेगा। वेरिएबल का नाम लिखने के काफी तरीके हैं। एक तरीका है उसे हम कहते हैं स्नेक केस, ओके? स्नेक केस मतलब ये अंडरस्कोर वाला कि नेम ऑफ पर्सन, तो ये सांप जैसा लग रहा है, राइट? बीच बीच में वो ऐसी लाइन्स आती है तो वो थोड़ा सांप जैसा लगता है क्योंकि सांप वहां से मुड़ सकता है ऐसा अंडरस्कोर की वजह से, तो ऐसे नाम लिखने को स्नेक केस कहते हैं। एक और तरीका है कैमल केस, क्योंकि हमें वो नेम ऑफ द पर्सन एक साथ लिखेंगे, देखो हमें ऐसा नाम तो अगर लिखेंगे ना तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होगा, ऐसा नेम ऑफ पर्सन, तो ये पढ़ने में मुश्किल होगा। अब ये पढ़ने में मुश्किल होगा इसलिए हमें ये नहीं चाहिए, ओके? और ये नहीं चाहिए तो 2 अलग अलग तरीके हैं नाम लिखने के। एक है स्नेक केस जिसमें ये अंडरस्कोर वाला आता है कि अलग अलग भाग को अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा है कैमल केस, कैमल को हम सब ने देखा है, राइट? ऊंट, तो वो क्या होता है, वो ऐसा होता है नेम ऑफ पर्सन कि उसका एक पार्ट ऊंचा होता है फिर वापस नीचा हो जाता है, फिर वापस ऊंचा होता है, फिर वापस नीचा हो जाता है, फिर वापस, ऐसे ऊंट ऐसे काम करता है। इसलिए ऐसे नाम को हम कैमल केस नाम कहते हैं, जिसमें बीच बीच में हम कैपिटलाइज्ड लेटर लिख देते हैं नेम ऑफ पर्सन में, नेम को कैपिटल कर दिया, ओ को, ताकि ये रीडेबिलिटी बढ़ जाए हमारी, और कोई पर्पस नहीं है दोनों करने, रीडेबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। ये 2 तरीके हैं रीडेबिलिटी बढ़ाने के, स्नेक केस और कैमल केस। सर हम स्नेक केस में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। ये सब मतलब ये कोई, अब दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि आपका मन करे कि मैं तो दोनों यूज करूं, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर पर्सन तो साथ में भी लिख सकते हो कैपिटल कर करके, चलेगा। मतलब पाइथन मना नहीं करता किसी को, ये हमारी रीडेबिलिटी के लिए है, तो डोंट वरी अबाउट इट। पाइथन के लिए तीनों सेम है, उसके लिए सब आंखें सेम है, वो ऐसा पेरेंट बोलते हैं ना, हमारी बदी आंखों सरखी है, पाइथन में उच्च सारी आंखें सेम। और क्या सवाल है आपके? वन मोर क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल, यस। जैसे आपने कहा कि ये हमको इस तरह से समझना है कि हमें गूगल फॉर्म बना रहे हैं, तो जैसे उसमें हम ड्रॉप डाउन ऑप्शन देते हैं, वैसा इसमें भी कर सकते हैं? तो वो थोड़ा फिर HTML को क्लब करना पड़ता है इसमें, ड्रॉप डाउन ऑप्शन वगैरह देने के लिए। अभी हम ये काम करके इसको हम डायरेक्टली, मतलब वो जो गूगल फॉर्म है ना, उसका जो यूजर इंटरफेस है वो डिजाइन करना इसमें पॉसिबल है। उसमें उसके लिए हमें कुछ और मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे किंटर करके मॉड्यूल है पाइथन में, जैसे टर्टल मॉड्यूल है वैसे किंटर करके मॉड्यूल है, उसमें ये सब कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन वगैरह सब। पर हम नहीं करते जनरली क्योंकि गूगल फॉर्म बहुत ईजी है, पर गूगल फॉर्म का इंटरफेस जो बना है वो पाइथन में बना है, बैकग्राउंड HTML जावा में। तो वो अंदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी वजह से वो ड्रॉप डाउन वगैरह इजी हो जाते हैं। पर हम ये जो फॉर्म हम बना रहे हैं उसका यूज हम करेंगे कहीं पे इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाने के लिए कर सकते हैं, ये फॉर्म्स का थोड़ी AI ऐड करते। ओके, और कोई सवाल? नो क्वेश्चंस, सो थैंक यू सो मच। हम अभी सबके लिए क्लास यहीं पे रोक रहे हैं, जिनको डाउट्स है वो रुक सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।